हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और आज 26 दिसंबर तक पूरे 21 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिनका पेपर अब 27 दिसंबर यानी कल 28, 29 या 30 दिसंबर को होने वाले हैं, तो आज की इस पूरे 120 क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो कि आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस का पेपर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है और जो तीनों शिफ्टों में जैसे सवाल आ रहे हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, उसी तरह शाम में लगभग 120 क्वेश्चन तो कभी 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में पूरे 120 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये क्लास पूरे 21 शिफ्टों पर आधारित होने वाला है। तो जिनका पेपर बाकी है इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जिनका पेपर आज 26 दिसंबर को रहा होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे, क्योंकि सवालों का लेवल काफ़ी अच्छा था आज के तीनों शिफ्टों में। ओके, तो आज की इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। एक एक क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे, प्लस सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बस आपको साथ देना है। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि लगातार आप सभी के लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 74 से संबंधित है। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो अब साथी ध्यान रखिएगा, भूगोल के भी क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, जो कल आज से तीसरे फेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है, तो उपोष्ण उच्च दाब को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन से एक अस्थायी पवन नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन एक अस्थायी पवन नहीं है। ध्यान रखिएगा, लू नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, तो कंजर के लोग करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है, तो जलीय शिथिलता के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है। ताप और विद्युत का चालक इनमें से कौन सा है, तो धातु होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है, जो जीके जीएस के अभी तक और करंट अफेयर के मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे पेपर में, सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस जो रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पीडीएफ में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको अपने पेपर से पहले एक बार जरूर देखना है। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ का हमने कर दिया है, और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। और जिनको ये लग रहा है कि हमारे तैयारी में भी कमी है, हम कुछ टॉपिक देख ले जिससे कि जो पेपर में बन रहे हैं, तो इस पीडीएफ को आप अपने पेपर से एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा किसको लेकर की जाती है। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर की जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सा है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है, कोलकली है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को,
कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गुस्साड़ी के लिए किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। शब्द लेग बिफोर विकेट ये किससे संबंधित है? शब्द लेग बिफोर विकेट ये किस खेल से संबंधित होता है? LBW किससे संबंधित होता है? क्रिकेट से होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह पर मनाया जाता है? तो मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। 1912 में किसने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया? 1912 में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के कौन से दिन का होता है? गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सबरी नारायण मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 को। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली को शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? तो एलोरा की गुफा में मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। पांडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? बताइए, पांडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? संवैधानिक कानून को कहा गया देश का सर्वोच्च कानून। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये की थी लंदन में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो असम राज्य स्थित है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ने से पहले यदि जो डेली क्लास आप सभी के पास नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए। ये क्लास आपके पूरे 6 जनवरी तक चलेगा, जब तक कि आपका पूरा पेपर समाप्त नहीं हो जाता। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप तुरंत ऑन कर लेंगे। ऐसे क्या होगा, जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सतारा जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था? यानी किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया था? उनका नाम क्या था? भावना कंठ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है? हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है?
तो पूरे 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह किससे संबंधित है? तो बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अंजू बाबी जॉर्ज हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो साथियों, किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो निकोलो कोंटी ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन कावर्ड एंड द स्वॉर्ड पुस्तक के लेखक है? इनमें से कौन कावर्ड एंड द स्वॉर्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो जुगल हंसराज है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। मुगल दरबार के इतिहास में लिखे गए, यानी मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है संविधान की प्रस्तावना को सार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। क्या फुटबॉल में बल्ले की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। रग्बी में नहीं होती है। या तो सॉफ्ट बॉल में या तो वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में तो होता नहीं भाई, इसका मतलब कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताएंगे कि 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसका मतलब कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी ओपेक का सदस्य है? तो इनमें से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य है? इनमें से तो लीबिया देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग तीसरा ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। तांडव नृत्य मुद्राओं में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? बताइए, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो चोल काल की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो केन नदी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक है? इनमें से कौन नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक हैं? तो जीत थाइल हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। किसका चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकात्म संरचना है? तो एलोरा का जो चट्टान है गुफा मंदिर दुनिया के सबसे बड़ी एकात्म संरचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? बताइए, कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो इनमें से गल्फ स्ट्रीम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये स्थित है गोवा राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो सागौन है, साल है और शीशम जैसे ये वृक्ष हैं तो ये किस प्रकार के वनों में पाए जा सकते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46। नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया था? नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया था, लेकिन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48। किस वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी? बताइए किस वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी? तो 1849 में। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथ ही आपने यदि पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको हर शिफ्ट में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं और बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चन मिले हैं, एक भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है और अपना पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से देना है, ठीक है। अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? बताइए। तो अलकप झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52। नई दिल्ली में लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो साथियों नई दिल्ली में लाल किला परिसर को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कल हमने एक नागार्जुन सागर बांध करवाया था, आज के शिफ्ट में डायरेक्ट सवाल आया था। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है बताएंगे? तो कावेरी नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी होती है? 1000 रुपये होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55। हल्दिया बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? बताइए। एक आपका कुडनकुलम पूछ दिया है तमिलनाडु का, काकरापार पूछ दिया है, तारापुर पूछ दिया, 3 पूछ दिया है। तो अब आपको बताना है कि हरियाणा किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अब आपका टॉपिक बदल सकता है, तो फतेहाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में पारित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58। दादरी पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए। दादरी पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दादरी पावर प्लांट। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 53 बताता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे? बताइए, भारतीय संविधान के जो न्याय के आदर्श थे किस देश से उधार लिए गए हैं, यानी किस देश से अपनाया गया है? तो यूएसएसआर से अपनाया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 62। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। पुस्तक क्लियर ऑफ लाइफ ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक क्लियर लाइफ ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसे वांस घटाकर की जा सकता है? बताइए दोस्त मेरे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसे वांस घटाकर की जा सकती है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाकर की जा सकती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 1976 में स्थापित किसकी सिफारिश के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? बताइए, 1976 में स्थापित किसकी सिफारिश के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? केरला में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। बताइए, तो चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार जो तिरुना माटुक्कनी है वह भूमि जो होता है कि जो मंदिर को उपहार में दी जाती है। तो नाम भी याद रखिएगा, तिरुना माटुक्कनी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो साथियों 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 69 को। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए किया गया था? तो वर्ष 1926 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को हल करिए 70 को। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। ध्यान रखिएगा, अब तो भाई पहले हिस्ट्री के पहले चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। आज के पेपर में तो 2-2 सवाल देखने को मिला था पहले शिफ्ट में। 71 देखिए भाई, जो कंप्यूटर क्लास मेरा किया होगा, जो इससे पहले हमने क्लास दिया था, प्लस जो डेली हम आपको क्लास करवा रहे हैं भाई, 1 नंबर की क्लास करवा रहे हैं कंप्यूटर का। जो 10 सवाल है, 10 में से लगभग 8 से 9 सवाल तो बिल्कुल क्लास से देखने को मिल रहा है। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कस्टम शॉर्ट खोलने की शॉर्टकट कुंजी है? MS एक्सेल 365 में कौन सी कस्टम शॉर्ट खोलने की शॉर्टकट कुंजी है? तो अल्टर +A+S है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए 72 को। किसी ईमेल में फाइलें अटैच करने का उद्देश्य क्या होता है? किसी ईमेल में फाइलें को अटैच करने का मेन एम क्या होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है? तो रेसिपिएंट के साथ डॉक्यूमेंट, इमेजेस या अन्य फाइलें शेयर करना, ये उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। MS वर्ड 365 के होम टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में बुलेट और नंबरिंग मौजूद होते हैं? MS वर्ड 365 के होम टैब में किस समूह में बुलेट और नंबरिंग मौजूद होते हैं? तो पैराग्राफ में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 74 को। निम्नलिखित में से कौन सा बार मेनू कमांड्स के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है जिन्हें आइकन्स के रूप में दर्शाया जाता है?
कौन सा बार मेनू कमांड्स के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है जिन्हें आइकन्स के रूप में दर्शाया जाता है? तो टूल बार होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए 75 को। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होता है? बताइए। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती है? तो भाई .xlsx के रूप में सेव होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। MS एक्सेल 365 में पहले से मौजूद स्प्रेडशीट को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है? MS एक्सेल 365 में पहले से मौजूद स्प्रेडशीट को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इनमें से क्या है? तो Ctrl+O है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, प्लस सारे क्वेश्चन को आप अपने पेपर से पहले जरूर तैयार करके जाइएगा। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उद्देश्य क्या होता है? जो URL होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि वेब रिसोर्स का एड्रेस, यानी किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस देना होता है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस देना या URL का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 78 नंबर। MS वर्ड 365 में प्रिंट या प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS वर्ड 365 में प्रिंट को प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी इनमें से कौन सी है? तो Ctrl+F2 है। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 79 को। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल है? वेब ब्राउजर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताएंगे? तो इसमें तो मोजिला फायरफॉक्स दिखाई दे रहा है वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल, तो ऑप्शन है राइट आंसर है। 80 कॉल करिए। MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 16,384 स्तंभ होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। MS एक्सेल 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? MS एक्सेल 365 में रिबन पर किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? तो भाई डेटा में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 82 नंबर। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो भाई Ctrl+O का उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए 83 नंबर। MS वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या अर्थ होता है? MS वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या काम होता है, क्या अर्थ होता है? तो टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना, ये होता है भाई सुपर स्क्रिप्ट फीचर का कार्य। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 84 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन उपयोग किया जाता है? तो भाई डायलअप में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है? तो भाई तीसरे कॉलम को और 10वीं रो में सेल को दर्शाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही ऑप्शन है? MS एक्सेल में कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही ऑप्शन है? ये तो अपने हिसाब से भाई देखिए, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग खोल कर बैठना है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो कि थोड़ा सा घुमा रहे हैं, लेकिन आपका बिल्कुल आसान पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चनों को ध्यान से आप पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। ठीक है, MS वर्ड 365 की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है? MS वर्ड 365 की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है? तो दोस्त मेरे लाइन स्पेसिंग मौजूद होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 को हल करिए।
भारत का कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा 16 वनों के लिए जाना जाता है क्षेत्र, बताएंगे आप लोग? तो पश्चिमी घाट जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सिमुक मौर्योत्तर काल के किस राजवंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? भारत का भजन सम्राट किसे कहा जाता है? तो अनूप जलोटा को बोला जाता है भजन सम्राट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। एमएस वर्ड में एक टैब में सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? एमएस वर्ड में एक टैब में सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो सेल्स और उसके कंटेंट के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना, ये होता है सेल पैडिंग का कार्य। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 92। ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्त मेरे ईमेल पढ़ना और भेजना, ये होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। एमएस वर्ड 365 में हैमबर्गर मेनू से आपका क्या तात्पर्य है? एमएस वर्ड 365 में हैमबर्गर मेनू से आपका क्या तात्पर्य होने वाला है? तो यह ट्रेडिशनल फाइल मेनू को हाइड करता है, ये होता है भाई आपको अपने से तात्पर्य यानी हैमबर्गर मेनू से, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, 94 को। सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सीमा किरमानी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 95 को। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में करवा दिया था? तो वाकाटक वंश में करवाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बताइए, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान का उल्लेखनीय रूप क्या है? बताइए, दोगुना हुआ, बढ़ा, स्थिर या घटा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, घट गया यानी डिक्रीज हो चुका है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 को हल करिए। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, किराए को किया जाता है, मिश्रित आय को भी किया जाता है, पेंशन को भी किया जाता है, लेकिन अवितरित आय को नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आय आकलन की पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सी पद्धति आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि किस महीने से किस महीने तक चलती है? तो अप्रैल से मार्च तक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 102 नंबर। रानी की बाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? रानी की बाव की आकृति किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो 100 रुपये के नोट पर मौजूद है रानी की बाव की आकृति। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 नंबर। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? इनमें से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो इनमें से भाई साहूकार नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मेरे प्रेमचंद रायचंद ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 नंबर। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किसका आधार बनाया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी?
दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसी का आधार बनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 106 नंबर। 1991 की औद्योगिक नीति के महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 107 नंबर। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो भाई उद्योग पर, डी ऑप्शन राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। नरसिंहम समिति का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिंहम समिति का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो बैंकिंग संस्थान से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 110 नंबर। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है, तो इनमें से भाई हुसंगी है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 112। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? बताइए, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ये ऋग्वेद का है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 113 नंबर। तो बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो प्रार्थना कक्ष होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 114। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो साथियों, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? इनमें से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो कविराज की उपाधि, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो अभिनय दर्पण है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 117 नंबर को हल करिए। भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? तो मणिपुर राज्य में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 118। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 ये गांधीनगर में आयोजित किया गया था, ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए 119 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए था, लेकिन भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए है, लेकिन भारत की पोजीशन की बात करेंगे तो 42वें नंबर पे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए क्वेश्चन नंबर 120। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने लोग दिया गया था? बताइए, 2025 में पद्म पुरस्कार कितने लोग को दिया गया था मिलाकर? तो 139 लोगों को दिया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली 120 क्वेश्चन आज के इस क्लास में कंप्लीट करा दिया। आपके जो आप तीनों शिफ्टों में जिस हिसाब से 300 क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आधारित पे ये पूरा 120 क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो जिनका पेपर आने वाले डेट में होने वाला, इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ठीक है। और आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत हो रहा है आपके पीछे, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को तैयार करना है और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी के पास आए, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इस टाइम तो भाई बहुत लोग का एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है भाई, शो ही नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। तो बताइएगा आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।